जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करूस क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने एक सोचा है कि क्यों ना डेली एक एक आर्टिकल आपको पढ़ाया जाए। संविधान के एक एक आर्टिकल आपको पढ़ाया जाए। जैसे आज मैं आपको आर्टिकल 1 पढ़ाऊंगा, कल आर्टिकल 2 पढ़ाऊंगा, सो ऑन। और कोशिश करूंगा कि मंडे टू फ्राइडे मैं आपको डेली आर्टिकल्स दूं और डायरेक्ट बेयरक्ट्स में आपको पढ़ाऊं। डायरेक्ट बेयरक्ट जो होती है संविधान प्लस जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हम काफ़ी किताबें पढ़ लेते हैं। तो होता क्या है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो भी फ्रेशर होते हैं, वो तैयारी करते हैं, तो एक ही किताब पढ़ते हैं। और आजकल तो कहीं न कहीं चैट जीपीटी या गूगल की वजह से एक शॉर्ट ट्रिक की आदत पड़ गई है और स्टूडेंट अपने नोट्स तैयार कर लेते हैं। बट एग्ज़ैक्टली जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनको क्वेश्चन बाहर से ही दिखता है। तो मेरी ये जो वीडियोज़ हैं, मेरी जो ये सीरीज़ आ रही है, वो उनकी हेल्प करेगा, जहाँ से आपको लगता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो कहीं न कहीं मेरा जो व्यू रहेगा, वो 360 डिग्री रहेगा, अर्थात मैं हर बुक्स का एक कंसोलिडेटेड वर्जन आपको दूँगा और एक प्रैग्मैटिक व्यू आपको दूँगा। प्रैग्मैटिक व्यू का मतलब होता है वास्तविकता आपको दिखाऊँगा कि रियलिटी में कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से। तो आर्टिकल 1 आप देख पा रहे होंगे अपने समक्ष। आर्टिकल 1 बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया की। तो देखिए, ये हमारी जो बेयर एक्ट है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें इस तरह से इसको दर्शाया गया है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम देखेंगे। आर्टिकल 1 आपको दिख रहा है, डार्क से दिखाया गया है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की बात की गई है। इसमें आपके 3 क्लॉज़ आपको दिखाई देंगे, क्लॉज़ 1, क्लॉज़ 2, क्लॉज़ 3। अब हम देखते हैं ये है क्या? देखिए, सबसे पहले देखिए, जो इसका क्लॉज़ 1 है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब देखिए, यहाँ पर डेटस वर्ड लगा हुआ है, डेटस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप भारत को औपचारिक रूप से यानी कि फॉर्मली लिखते हैं या औपचारिक रूप से उसको बोलते हैं, तो आपने इंडिया बोलना है या और भारत बोलना है। दोनों को साथ नहीं बोलना है। दैट इज का मतलब होता है कि आपके पास विकल्प है, या तो आप इंडिया बोल सकते हैं या भारत बोल सकते हैं। तो जब भी आप अपने देश को औपचारिक रूप से लिखते हैं या इसके बारे में कुछ बोलते हैं, तो आप इंडिया बोल सकते हैं या भारत बोल सकते हैं। आप हिंदुस्तान नहीं बोलेंगे, राइट? तो यहाँ पर दैट इज का मतलब क्या है? ये एक आपको ऑप्शन देता है, या तो इंडिया बोल सकते हैं या भारत बोल सकते हैं। और आगे क्या है? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये यूनियन ऑफ स्टेट्स रहेगा। शैल लगा हुआ है, मैंडेटरी है ये। शैल क्या देता है? मैंडेटरी बनाता है ये। एक ऑब्लिगेशन देता है, एक ड्यूटी देता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स देखिए, आपकी जो शेड्यूल 7 है, अनुसूची 7 है, वहां पर आपको फेडरल स्ट्रक्चर दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर आपको 3 तरह की लिस्ट दिखाई देती है। आई रिपीट, अनुसूची 7 में आपको 3 तरह की अनुसूचियां दिखती हैं। एक दिखती है केंद्र सूची, जिसे आप सेंट्रल लिस्ट कहते हैं। एक दिखती है आपको राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरी दिखती है आपकी समवर्ती सूची, जिसे आप कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। तो उसको जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हमारा तो फेडरल स्ट्रक्चर है, पर नहीं। औपचारिक रूप से हम लोग फेडरल नहीं है, हम लोग यूनियन है, राइट? इसके पीछे बी आर अम्बेडकर ने ये तथ्य दिया था कि हम यूनियन इसलिए रहेंगे, ऑल्दो हमारा फेडरल हमें दिखाया गया है, डिवीजन ऑफ पावर हमारे वहां दिखता है, स्केड्यूल 7 हमारे वहां है। पर देखिए, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर हम इसको क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हमारा किसी भी तरह से राज्यों के साथ समझौता नहीं हुआ था। केंद्र का राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं है, देयर इज नो एग्रीमेंट। और जो राज्य हैं हमारे, वर्तमान में जो 28 राज्य हैं, उनके पास ये शक्ति नहीं है कि भारत के संघ से, यूनियन से बाहर हो सके। इसीलिए संवैधानिक रूप में आर्टिकल 1 में इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स दिखाया गया है। ऑल्दो स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो वी आर फेडरल। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, शेल शब्द क्या है? शेल क्यों लगाया है? शेल एक ड्यूटी देता है कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, हम फेडरल ऑफ स्टेट्स नहीं है, राइट? और यहीं पर याद रखिएगा, डेट इसका मतलब है कि आप या तो आप भारत कहिए या आप इंडिया कह सकते हैं, हिंदुस्तान नहीं कह सकते। दूसरा क्लॉज में हम देखते हैं, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जैसे वर्तमान में अगर आपको देखना है, आप 8 अनुसूचियां, माफ कीजिएगा, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे राज्य हैं। और आपको पता है ये बदलता रहता है। तो इसको अगर आपने देखना है तो आप आपके जो अनुसूची 1 है, फर्स्ट शेड्यूल है, वहां जाके आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये बताया रखा है, ये दायित्व, ये एक ज़िम्मेदारी दे रखी है कि इसकी एंट्री अनुसूची 1 में होगी। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपकी पार्लियामेंट होती है, उसी के पास अथॉरिटी होती है कि वो संविधान में चेंजेस कर सकती है। तो यहाँ से आपको क्लॉज़ 2 से क्या पता चल रहा है
कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी पार्लियामेंट को दे रखी है। आई रिपीट, क्लॉज 2 हमें क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी केवल पार्लियामेंट के पास है, ओनली पार्लियामेंट, केवल संसद के पास है कि हमारे वहां किस राज्य का क्या नाम होगा। अगर कोई राज्य किसी राज्य से कट के बाहर निकलता है, जैसे यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को निकला था, तो उसका नाम उत्तराखंड होगा। जब वो बना था तो उत्तरांचल था, आगे चल के उत्तराखंड हुआ। तो ये नाम कहाँ दिखाई देगा आपको, अनुसूची 1 में। और आप ये भी जानते हैं अनुसूची 1 बिना संसद के, बिना पार्लियामेंट के अपडेट नहीं हो सकती, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो क्लॉज 2 से आपको क्या पता चल रहा है कि राज्य अगर चाहते हैं अपने किसी क्षेत्र से को अलग राज्य बनाना, जैसे कोई क्षेत्र है, जैसे एक उत्तर यूपी का एग्जांपल ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिमी भाग था, वहां पर हिली एरिया ज्यादा था, विकास कम हो रहा था। तो उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के लोगों ने आवाज उठाई कि हमें एक अलग राज्य का दर्जा चाहिए। फिर जो आंदोलन हुए उसके पश्चात हमें दिखा कहीं ना कहीं यूपी सरकार ने भी कह दिया, अपने स्तर पे उन्होंने अपना एक कहीं ना कहीं एक कंसेंसस हासिल किया कि एक राज्य दे दिया जाए। पर यूपी के ही कंसेंसस से, यूपी के विधानसभा के कंसेंसस से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, यहाँ पर क्लॉज 2 आप देखेंगे तो क्लॉज 2 में अगर उत्तराखंड बनाना है, चाहे यूपी की मर्जी हो, उत्तराखंड तभी अस्तित्व में आएगा जब संसद चाहेगी। क्योंकि जितने भी हमारे राज्य हैं या जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी एंट्री होनी चाहिए फर्स्ट शेड्यूल में। जब तक उनकी एंट्री फर्स्ट शेड्यूल में नहीं होगी, तब तक वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं कहलाएंगे। और ये शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। तो आपने क्या सीखा क्लॉज 2 से कि कहीं ना कहीं जो हमारा यूनियन है, जैसे आज हम कहते हैं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है, इनके क्या नाम होंगे, इनकी संख्या क्या होगी, ये सब डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। तभी मैंने कहा एग्जैक्टली हम लोग क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। यूनियन को बहुत पावर है, ये क्लॉज 2 दिखाता है। ठीक है, थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाला है टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अब यूनियन तो समूह है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, तो इनकी क्षेत्र एक तो नहीं होगा ना, इनके काफी अलग अलग टेरिटरीज होंगी। तो यहाँ पर टेरिटरी ऑफ इंडिया को समझाया गया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पर आएगा टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, राइट। जितने भी हमारे 28 राज्य हैं वर्तमान में, इनका जो भी क्षेत्र है, एरिया है, वो आएगा। नेक्स्ट है आपका द यूनियन टेरिटरीज। फर्स्ट शेड्यूल में आज वर्तमान में 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है, 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज है। और जो तीसरा है वो है आपका सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। तो ये अदर टेरिटरीज जो है वर्तमान में अभी यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, तो मैं से ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या समझना है, यहाँ पर हमें ये समझना है, यहाँ पर लिखा है टेरिटरी और यहाँ पर लिखा है यूनियन। यूनियन और टेरिटरी को हमें समझना है, ठीक है। देखिए यूनियन और टेरिटरी, अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं तो टी बाहर रख रहा हूं और यू अंडर रख रहा हूं, ठीक है। टी से टेरिटरी, यू से यूनियन। टेरिटरी क्या होती है, टेरिटरी में मैंने अभी बताया आपको, टेरिटरी में आपके 28 राज्य आएंगे। अगर मैं वर्तमान को एक, वर्तमान का जो आधार है उसको लूं, तो 28 राज्य हैं हमारे, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अभी यूनियन अदर टेरिटरीज कुछ भी नहीं है, तो ये हमारी टेरिटरी है। यानी कि टेरिटरी में आपका स्टेट्स भी आते हैं और आपके यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं, किसमें, टेरिटरी में। और जो यूनियन है, यूनियन में आपका केवल 28 राज्य आते हैं, 28 राज्य आते हैं, यानी कि इसमें यूनियन टेरिटरीज नहीं आती हैं। किसमें, यूनियन में। यूनियन में उनको लिया जाता है जो एक फेडरल स्ट्रक्चर में, एक जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल का मतलब होता है संघीय ढांचा, जहां पर शक्तियों का विभाजन होता है, जहां पर एक तरह से सरकार को स्वतंत्रता मिलती है। तो यहाँ पर जो यूनियन है उसमें वही लोग आते हैं जो फेडरल को एंजॉय करते हैं, जो फेडरल शक्तियां होती है उसको एंजॉय करते हैं। जैसे आप कोई भी राज्य पकड़ लीजिए, जैसे हिमाचल प्रदेश मैंने पकड़ा, तो हिमाचल प्रदेश जो है उसके पास अपनी एक स्वतंत्रता है, क्योंकि जो राज्य सूची है उसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे लैंड है, पुलिस है, तो हिमाचल प्रदेश के पास अपनी स्वतंत्रता है, वो उसमें कानून बना सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास अपनी विधानसभा है, राइट। अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट के माइंड में एक प्रश्न आना चाहिए, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, कि सर अगर ऐसी बात है कि विधानसभा है तो वो एक यूनियन के अंदर आने चाहिए, तो सर यूनियन के अंदर हमारे पुडुचेरी, मेरा दिल्ली और मेरा जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को राज्य का दर्जा छीना गया, फिर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।
और आप अच्छी तरह जानते हैं, उस समय तो उनकी जो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा थी उसको भंग कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। पर 4 नवंबर 2024 से आपको दिखता है कि जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा जो है वो एक्टिव हो चुकी है। तो पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर इनके पास तो अपनी-अपनी विधानसभा है ना? विधानसभा है। अगर इनके पास विधानसभा है, तो ये तो अपना फेडरल स्ट्रक्चर एन्जॉय कर रहे हैं, अपनी शक्ति एन्जॉय कर रहे हैं, तो इनको हम यूनियन में क्यों नहीं रखते हैं? क्वेश्चन ये निकल के आता है। क्योंकि मैंने अभी बोला था यूनियन में 28 राज्य क्यों आते हैं? क्योंकि यूनियन में उन्हीं को रखा जाता है जो एक संघीय ढांचा होता है उसके अंतर्गत ये आते हैं और अपनी एक एक स्वतंत्र जो इनकी स्थिति होती है, क्योंकि राज्य सूची के अंतर्गत केंद्र इनमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसलिए अपना एन्जॉय करते हैं ये। तो उसी आधार पे पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर भी तो आना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए आप। देखिए जब आप पढ़ते हैं 239 या 239 ए या 239 ए, आप जानते हैं 239 में ये लिखा गया है पार्लियामेंट, पी मतलब पार्लियामेंट, मे बाय लॉ क्या बना सकता है, क्या कर सकता है, यूनियन टेरिटरी को बना भी सकता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है केंद्र शासित प्रदेशों का। और यहाँ पे लिखा है पार्लियामेंट मे बाय लॉ। मे बाय लॉ, ये जो वर्ड होता है ना मे बाय लॉ, इसके दो अर्थ होते हैं। मे जो होता है, जैसे ये मे बाय लॉ होता है, तो इसको मे अलग पढ़ना होता है, बाय लॉ अलग पढ़ना होता है। मे का मतलब होता है ये पार्लियामेंट को डिस्क्रिशनरी देता है, यानी कि पार्लियामेंट के ऊपर ये है कि वो जब चाहे इसमें कानून बना सकते हैं। ठीक है, जो भी संविधान में नियम दिया गया है, अगर उसमें पार्लियामेंट मे बाय लॉ लिखा है, तो मे दिखाता है कि पार्लियामेंट पे जोर जबरदस्ती नहीं है, जब भी पार्लियामेंट को सही लगे वो उस मुद्दे पे कानून बना सके। अगर पार्लियामेंट उस मुद्दे पे कानून बनाएगी जो उसके विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ डिस्क्रिशनरी है, मे शब्द क्या लाता है, डिस्क्रिशनरी लाता है। और अगर वो कानून बनाना चाहते हैं तो वो ऑर्डर के द्वारा नहीं बनेगा, फिर वो एक्ट के द्वारा बनेगा। ठीक है, मे बाय लॉ का मतलब होता है फिर उसमें नॉर्मल एक ऑर्डिनरी बिल लाया जाएगा, इसे ऑर्डिनरी भी लिख सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल लाया जाएगा और उसमें एक कानून बना दिया जाएगा। तो पार्लियामेंट मे बाय लॉ का मतलब ही होता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के पास डिस्क्रिशन होता है कि संविधान ने जिस नियम पे पार्लियामेंट में बाय लॉ लिखा है, तो उस नियम को लागू करना है या नहीं करना अभी ये पार्लियामेंट पे छोड़ा है। पर अगर पार्लियामेंट उस नियम को लागू करना चाहती है तो लॉ के द्वारा यानी कि एक्ट पास करना पड़ेगा और ये नॉर्मल बिल के द्वारा पास करना होता है। तो 239 अगर आप देखेंगे तो वहां पर साफ लिखा है पार्लियामेंट जिम्मेदार है यूनियन टेरिटरीज को रेगुलेट करने के लिए। वहीं पर 239 ए जो है, जो आपको पता ही है 14th अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, 14th अमेंडमेंट जो 1962 में हुआ था, जिसके तहत ये कहा गया था कि पार्लियामेंट चाहे यहां पर भी वही है, पार्लियामेंट में बाय लॉ क्या करेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे सकता है किसी यूनियन टेरिटरी को। क्या कहा मैंने, किसी भी यूनियन टेरिटरी को विधानसभा या मंत्री परिषद दे सकता है, कौन, पार्लियामेंट। और 239 ए जो है ये तो आपकी बात करता है जो आपको पता ही है कि जो नेशनल जो हमारी यूटी ऑफ दिल्ली था उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना दिया गया था 239 ए के द्वारा। तो 239 देखूं या 239 ए देखूं या 239 ए देखूं तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि यूनियन टेरिटरी को सारा मैनेज करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट मतलब यहां पर हम केंद्र कहेंगे, पार्लियामेंट के पास है। तो अगर पार्लियामेंट किसी को विधानसभा दे सकती है, किसी केंद्र शासित प्रदेश को, तो वो विधानसभा वापस भी ले सकती है, राइट। और राज्य की स्थिति ये होती है कि राज्य जो बनते हैं वो संवैधानिक रूप से बनते हैं, वहां पर पार्लियामेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं होता। अगर पार्लियामेंट राज्य बना दे, आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर जैसे उत्तराखंड बना, देखिए उत्तराखंड जब बना तो ज्यादातर जो कन्वेंशन होता है वो होता है यूपी ने एग्री कर लिया है कि उत्तराखंड बना दिया जाए। फिर मैंने बताया आपको स्केड्यूल 1 में एंट्री करने का अधिकार किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास। तो पार्लियामेंट अप्रूवल दे देता है, पार्लियामेंट अप्रूवल दे देगा, फिर पार्लियामेंट इंटरफेयर नहीं करेगा। बस पार्लियामेंट का काम इतना है कि वो बस स्केड्यूल 1 में उसको एंट्री करनी है तो वो अप्रूवल दे देता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है कि जब राज्य की बात होती है तो पार्लियामेंट उसमें इतना इंटरफेयर नहीं करता जब तक नॉर्मल है, जब तक नॉर्मल है। क्योंकि याद करिए जब हमारा जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बने थे, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब एक्ट हमारा बना था तो वहां पर हमारी स्थिति क्या थी कि वहां पर हमारे राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो संवैधानिक तौर पे आपने क्या देखा कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, अब क्या है ज्यादा इंटरफेरेंस जो होता है वो यूनियन टेरिटरीज में पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, पार्लियामेंट का, और पार्लियामेंट मैंने बताया आपको आर्टिकल 239
से लेकर 239 ए तक अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सारे आर्टिकल कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं वो यूनियन टेरिटरीज में काफी इंटरफेयर करे, वो आपको स्टेट्स में नहीं दिखेगा। अब क्या है, अगर हमने देखा कि यूनियन टेरिटरीज, जो मेरी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी एंड वी हैव दिल्ली, वहां पर हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबलीज दिख रही हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें दिख रहा है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसको हम यूनियन में रखेंगे, क्योंकि यूनियन में केवल वही आएगा जिसके पास राज्य का दर्जा है, जिसके पास राज्य का दर्जा है वही आएगा। गॉट इट? क्योंकि अगर यहाँ पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर को अगर विधानसभा दी गई है तो वो दी गई है आर्टिकल 239 ए के द्वारा, और पार्लियामेंट कभी भी उसको ले भी सकता है, राइट? तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि अगर मैं यूनियन कह रहा हूं, यूनियन में वही आएंगे जिनके पास विधानसभा होगी, जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधानसभा होगी, प्लस उनके पास राज्य का दर्जा भी होना चाहिए, स्टेट का दर्जा भी होना चाहिए। जो मेरी 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनकी हमने चर्चा करी, उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, पर उनके पास राज्य का दर्जा नहीं है, तो माइनस कर रहा हूं स्टेट, राज्य का दर्जा नहीं है, तो इसीलिए इनको कभी आप यूनियन में नहीं रखेंगे। तो आई रिपीट, यूनियन में आने के लिए आपको क्या चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। आपके पास क्या होनी चाहिए? लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए और राज्य का दर्जा होना चाहिए, जो यूनियन टेरिटरीज के पास आपको नहीं दिखता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी कि टेरिटरी एक वास्ट कॉन्सेप्ट है और आपका यूनियन एक माइनर कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपने अच्छी तरह समझना। अब आगे देखते हैं। अब हमारा मुद्दा है जो हमें समझना है कि जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, क्या कहा मैंने? यूनियन, माफ कीजिएगा, जो हमारी अदर टेरिटरीज होती हैं, क्या उसका इस्तेमाल हमने कभी किया है? बिल्कुल किया है। अगर मैं आपको बताऊं, जब आपको याद होगा, मोर देन 1000 हमारे प्रिंसली स्टेट थे, जब हमारा डिवीजन हुआ तो लगभग 552 प्रिंसली स्टेट भारत के हिस्से में आ गए। 552 प्रिंसली स्टेट किसके हिस्से में आ गए? इंडिया के। फिर इनको यूनाइट किया गया, इंटीग्रेट किया गया। तो जब इनको इंटीग्रेट किया जा रहा था, तो ये प्रोसेस आपकी चली थी 1947 से 50 तक। जब इनको इंटीग्रेट किया जा रहा था, तो इनको जब ऐड किया जा रहा था, तो इनको ऐड किया जा रहा था एज अ कौन सा क्लॉज इस्तेमाल करके? अदर टेरिटरीज का क्लॉज इस्तेमाल करके, राइट? जो इनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपने सुना है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आपने सुना होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है, ये एक समझ लीजिए एक तरह का एफिडेविट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें लिखित तौर पे जो प्रिंसी स्टेट है वो लिखित तौर पे देता है कि हम आपसे भारत का हिस्सा है। तो इसको जब अप्लाई किया गया तो अदर टेरिटरीज में इनको रखा गया स्टार्टिंग में, राइट? तो अदर टेरिटरीज आपको यहां दिख रहा है कब? 1947 से 50 तक। और जब भारत रिपब्लिक हो गया तो वहां पर हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। तो 1950 में अगर मैं बोलूं, कुछ हमारी फ्रेंच पोजीशन था, जैसे कि चंदर नागौर, ये 1950 में, जैसे पुडुचेरी या पौंडीचेरी। एक सेकंड, पौंडीचेरी लिख देते हैं क्योंकि पुराने में तो हम पौंडीचेरी कहेंगे, ठीक है? पौंडीचेरी, पौंडीचेरी हो गया आपका, और कराईकल हो गया, माहे हो गया, और आपका यनम हो गया। ये सब भी आपके 1954 में, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये जितनी की जितनी है फ्रेंच कॉलोनी है, ये फ्रेंच कॉलोनी है। तो इनको जब लिया गया, ठीक है, 1954 में इनको एक ट्रीटी से हासिल कर लिया गया था 1954 में, जो यहाँ पर फ्रेंच जो कंपनी थी उनसे ट्रीटी के द्वारा इनको ले लिया गया था, और इनको इसी क्लॉज अदर टेरिटरीज में रखा गया। हालांकि आगे चलकर जब फ्रेंच की जो पार्लियामेंट ने इनको रेटिफाई किया, तब जाकर हमने इनको अच्छी तरह से यूज किया, राइट? तो 1954 में रखा गया, राइट? नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका जो आपके गोवा है, दमन एंड दीव है, ये सब भी किसकी थे? ये हमारे किसके अंडर थे? गोवा, दमन एंड दीव, ये थे आपके पुर्तगालियों के अंडर, पोर्चुगीज के अंडर। इनसे भी जब हमने लिया, ठीक है, तो ये इसके लिए भी हमने क्या किया? अदर टेरिटरीज वाले क्लॉज को प्रोवोक किया, सॉरी, इन्वोक किया ऐसे, ठीक है, और आगे चल के इनको बाद में 1962 में हमने इनको ऑफिशियली यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, ठीक है। और वैसे ही दादर और नागर हवेली है 1962 में, और जो लेटेस्ट हमारा बना था वो बना था सिक्किम वाला। तो आप जानते हैं 1974 और 75 जो आता है आपका, क्योंकि 1974 में 35th अमेंडमेंट हुआ था और 1975 में 36 अमेंडमेंट हुआ था। तो 35th अमेंडमेंट जो हुआ था 1974 में, यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि एसोसिएट स्टेट बना था,
सिक्किम हमारा एसोसिएट स्टेट बना था, फिर एक फुल फ्लैज 22वां स्टेट बना ये आपका आफ्टर 36 अमेंडमेंट जो 1975 में हुआ। तो जब 1974 में इसको लिया गया था तो तब भी कौन सा क्लॉज एक्टिवेट हुआ था? अदर टेरिटरीज वाला। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना जब कोई भी चीज हम लेते हैं या तो उसे, क्योंकि टेरिटरी में हमारे 3 पैरामीटर है ना, टेरिटरी में हमारे 3 पैरामीटर हैं, ये आपने देखा। या तो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है, एक सेकंड यहां पर रुकिए। हाँ, या तो वो टेरिटरी ऑफ स्टेट्स बनेगा, यानी कि स्टेट्स बनेगा, यहां पर आप देखिए स्टेट्स बनेगा, या वो यूनियन टेरिटरी बनेगा। और इन दोनों में अगर नहीं है तो कौन सा एक्टिवेट करना पड़ेगा? अदर टेरिटरीज। इसीलिए जितने भी मैंने अभी आपको बताया, पुडुचेरी, गोवा, माहे, कराईकल, ये जितने भी मैं आपको बता रहे थे, कुछ फ्रेंच की कॉलोनी थे, कुछ पोर्चुगीज की कॉलोनी थे, या कुछ प्रिंसली स्टेट भी थे, आपने देखा था। तो इन सबसे जब हमने लिया तो कौन सा क्लॉज एक्टिवेट किया? अदर टेरिटरीज वाला, राइट। फिर अदर टेरिटरीज के बाद हम कोशिश करते हैं जब वो पूरी तरह से हमारे पास आ गया, क्योंकि अदर टेरिटरीज का मतलब ये होता है कि हम किसी भी टेरिटरी को ले सकते हैं वाया ट्रीटी, वाया वॉर, ठीक है, वाया ट्रीटी, वाया वॉर हम किसी भी एरिया को ले सकते हैं। फिर बाद में वी विल डिसाइड कि हमने इसको यूनियन टेरिटरी रखना है या स्टेट्स रखना है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को स्टेट्स में रखेंगे तो वो यूनियन का पार्ट बन जाएगा और उसके पास ज्यादा फ्रीडम आ जाती है, और यूनियन टेरिटरी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर के कंट्रोल में रहते हैं। तो इन बातों से जो मैंने आपको पढ़ाया, तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि हमारा आर्टिकल 1 अपने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है। हमने सबसे पढ़ा है ये डेट इज वर्ड क्या करता है, एक सेकेंड। हमने पढ़ा है कि डेट इज वर्ड क्या करता है, ये हमें ऑप्शन देता है। जब आप औपचारिक रूप में फॉर्मली डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं, लिखते हैं, तो या तो इंडिया लिखिए या भारत लिखिए, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। डेट इज क्या है, आपको ऑप्शन देता है, आपने हिंदुस्तान नहीं बोलना है, या तो इंडिया बोलना है या भारत बोलना है। और शेल का मतलब होता है कि चाहे स्ट्रक्चर हमारा फेडरल है पर हमारी आत्मा क्या है, वो यूनियन है। ठीक है। दूसरा हमने देखा कि जो भी एंट्री करेगा, जो भी स्टेट्स होंगे या टेरिटरीज होंगी हमारी, क्योंकि टेरिटरीज में तो यूनियन टेरिटरीज भी आता है, ठीक है, वो सारी की सारी कहाँ स्पेसिफाई होंगी? फर्स्ट स्केड्यूल। और फर्स्ट स्केड्यूल का मतलब ही हो गया कि फर्स्ट स्केड्यूल यानी कि ये संविधान का भाग है, अनुसूचियां संविधान का भाग है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट को एम्पावर कर रखा है। तो पार्लियामेंट के बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता, ना किसी का नाम बदला जा सकता है, ना कोई नया राज्य बनाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। और तीसरा आपको बता रखा है टेरिटरी कि इंडिया की टेरिटरी क्या होगी, उसमें टेरिटरी में क्या क्या आएगा। तो ऑब्वियसली इसमें स्टेट्स आएंगे, जितने भी स्टेट्स हैं और उनकी टेरिटरी जो है। दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा है अदर टेरिटरीज। सो अदर टेरिटरीज में मैंने आपको काफी बताया है। ये जो प्रिंसी स्टेट वाली बात याद रखेगा, और जो पोर्चुगीज हैं, फ्रेंच है, उनका जो पोजीशन था स्टार्टिंग में, उनको अदर टेरिटरीज के द्वारा ही हमने एक्वायर किया, क्योंकि अदर टेरिटरीज हमें क्या मौका देता है कि हम अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी और की टेरिटरी हम एक्वायर कर सकते हैं, या खुद की टेरिटरी किसी के कब्जे में है तो उसकी कब्जे से हम छीन सकते हैं। तो ये पावर हमें देता है अदर टेरिटरीज, राइट। और जो भी चीज़ हम अदर टेरिटरीज में लेते हैं, या तो उसको हम स्टेट बना देते हैं या हम उसको यूनियन टेरिटरी बना देते हैं। इसलिए वर्तमान में अदर टेरिटरीज में कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, राइट। तो ये डेटा था। मुझे उम्मीद है ये पार्ट 1 आपको समझ में आया होगा, आर्टिकल 1। और अगर ये मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए मुझे कैसा लगा आपको ये प्रयास, ठीक है। चलिए यहाँ से मैं एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।